Hello students, in this video we will cover chapter 5 that is issue management process and underwriting। तो इस चैप्टर में हम इशू मैनेजमेंट प्रोसेस समझने वाले हैं और कौन कौन से स्टेप्स मर्चेंट बैंकर को लेने पड़ते हैं व्हेन दे आर मैनेजिंग द एंटायर आईपीओ, और साथ ही साथ अंडर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे उनको अंडर राइटिंग संभालनी पड़ती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये हमें सब पढ़ना है इस चैप्टर में। So in the overall process of issue management, the merchant banker plays a very important role, such as an expert advisor to the management of the issuer company who perform due diligence। due diligence मतलब डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ द कंपनी। और क्यों करती है वो ऐसी वेरिफिकेशन? क्योंकि उसको प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना होता है। प्रोस्पेक्टस एक इन्वेस्टर कम्युनिकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट है, और इसके लिए उसको ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोस्पेक्टस में शो करना होता है। एज एन इवेंट मैनेजर एंड द कोऑर्डिनेटर टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द इशू। ये हमने बहुत बार डिस्कस करा है कि मर्चेंट बैंकर का काम क्या है। सारे आईपीओ को, आईपीओ को या कोई भी इशू है, कोई भी पब्लिक इशू है, तो उस पूरे पब्लिक इशू को मैनेज करने का काम किसका होता है? मर्चेंट बैंकर का होता है। और इसके लिए उसे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। As a watchdog for statutory compliance, statutory compliance मतलब legal compliance है। As a person in a fiduciary capacity, ट्रस्ट वाली कैपेसिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स के साथ धोखा ना हो, कंपनीज इन्वेस्टर्स का पैसा लेके ना भागे। एट द टाइम ऑफ एन इशू इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द इशूर कंपनी एंड द सेबी। तो सेबी का कंपनी का डायलॉग पार्टनर कौन होता है? मर्चेंट बैंकर। और मर्चेंट बैंकर कंपनी के बिहाफ पे सेबी से बात करता है। ठीक है, सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज से, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है, सबसे कौन कम्युनिकेट करेगा? खुद मर्चेंट बैंकर कम्युनिकेट करता है कंपनीज के बिहाफ पे। देन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ, एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ऐसी हैं जो आईपीओ में पैसा नहीं जुटा सकती, आईपीओ से पब्लिक के थ्रू पैसा नहीं जुटा सकती? वो कंपनियां या तो जिनका इफ द इश्यूअर कंपनी खुद, उसका कोई प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर और सेलिंग शेयर होल्डर, ये भी प्रमोटर ही हो गया, आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। तो ऐसी कंपनियां जो सेबी ने बैन कर रखी है, ऐसे कंपनियां या उस कंपनी से जुड़े ऐसे लोग जो सेबी ने कैपिटल मार्केट में काम करने से जिनको मना किया हुआ है, डिबार किया हुआ है, या फिर ऐसी कंपनी जो उस कंपनी को प्रमोट करती है, या फिर उस कंपनी से जुड़े हुए लोग, अगर वो भी कैपिटल मार्केट से डिबार किए हुए सेबी ने, तो वो भी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। ऐसे लोग या फिर ऐसी कोई कंपनी, ऐसे प्रमोटर या ऐसी कंपनी जिन्होंने विलफुली डिफॉल्ट किया हुआ है लोन्स पे, यानी बैंकों का पैसा मार के बैठे हुए हैं जानबूझ के। अब ऐसे प्रमोटर या फिर ऐसे डायरेक्टर जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, जैसे माल्या हो गया और नीरव मोदी हो गया, जो पैसा लेके भागे हुए भगोड़े, या फिर an issuer shall not be eligible to make an IPO if there are any outstanding convertible securities or any other right that would entitle any person with any option to receive equity shares of the issuer except the employee stock option। तो ये कह रहा है कि अगर कोई कन्वर्टिबल शेयर्स हैं, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज कंपनी ने इशू करी हुई है, तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को जब तक आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर देते, तब तक आप आईपीओ नहीं लेके आ सकते। सिंपल। तो कन्वर्टिबल लोन है, तो कन्वर्टिबल लोन को बेटर आप पहले इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आईपीओ पब्लिक से रेज करो। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आईपीओ नहीं ला सकती। अब अगर वो कंपनी के अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। अब ये वो कंपनियां हैं जो आईपीओ लेकर आ सकती हैं, तो कम से कम उनके नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ रुपए क्यों? नेट टेंजिबल माने जिनको फील या टच, यानी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, तो इस तरीके से टेंजिबल होगा। नॉन टेंजिबल कैसे होते हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, वो नॉन टेंजिबल हो गए। कितने सालों के ले ले? इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years of which not more than 50% are held in the monetary assets, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, provided that the limit of 50% on monetary assets shall not be applicable in case the IPO is made entirely through an offer for sale। ऑफर फॉर सेल वही है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपने शेयर्स पब्लिक को दे देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक तो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ तक होने, 3 करोड़ से ज़्यादा के होने चाहिए पिछले 3 सालों तक। दूसरा है कि उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 सालों तक, या फिर उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए पिछले 3 सालों तक। ठीक है, ऑफ विच एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग फुल ईयर शैल बी अर्न फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय इट्स नेम।
तो अगर वो ये कह रहा है कि अगर नया नाम चेंज करा है कंपनी ने, तो नाम चेंज करने के बाद ऐसे जो भी एक्टिविटी है उससे 50% तक का रेवेन्यू जो है उसी नए नाम से आना चाहिए। और लिखा है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन इशू सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर ऊपर की कोई भी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाता कोई भी कंडीशन, तो उस केस में वो आईपीओ लेकर आ सकता है। अगर वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लेकर आए, अगर वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आईपीओ लेकर आता है तो ऊपर की कंडीशन फॉलो करने की उसको जरूरत नहीं है। एंड द इश्योर अंडरटेक्स कंपल्सरी टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऊपर की कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है तो आप मत करो। तो एक काम करो, आप अपना आईपीओ लेकर आओ बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, और उस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जितने भी शेयर्स आपको अलॉट करने हैं उसका 75% आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देना पड़ेगा। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सेटिस्फाई करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको खुद की उनकी टीम होती है, वो पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं, तो पूरा ड्यू डिलीजेंस उनका प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतना आसान नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कुछ जनरल कंडीशंस की। तो जनरल कंडीशंस फॉर आईपीओ, सबसे पहले कि कंपनी ने अपने शेयर लिस्ट कराने के लिए एक या दो स्टॉक एक्सचेंजेस को कम से कम एप्लीकेशन तो दे रखी हो, कि जहाँ पे उसके शेयर्स लिस्ट होंगे, जहाँ पे उसकी शेयर्स की ट्रेडिंग होगी, उसके लिए एप्लीकेशन किसी स्टॉक एक्सचेंज को दे रखी है नहीं दे रखी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी शेयर वो इशू करेगा वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि प्रमोटर की जितनी भी होल्डिंग है वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होनी चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अभी जिनके ऊपर टोटल मनी अभी कंपनी ने नहीं मंगाई है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो फुली पेड होने चाहिए, पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं चलेंगे। पार्टली पेड अप का मतलब ये होता है कि मान के चलिए किसी शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपये, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल कैपिटल, जो नॉमिनल कैपिटल है वो एक शेयर की 10 रुपये, और कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला है कि आप 10 रुपये मत दो, आप केवल अभी हमें 2 रुपये दे दो, 8 रुपये हम आपसे बाद में लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि ऐसे शेयर्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे आपने 2 रुपये मांग रखे हो। शेयर सारे फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं। यानी अगर 10 रुपये का फेस वैल्यू तो 10 रुपये के 10 रुपये आपने मांग रखे हो, तो पार्टली पेड अप शेयर्स अगर हैं आपके तो पहले आप उनको फुल्ली पेड अप करो। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हैज़ मेड द फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स टुवर्ड्स 75% of the stated means of finance for a specific project proposed to be funded from the issue proceeds। अब ये क्या कह रहा है कि आपने आईपीओ लेकर आए 4,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, और आपने वहां पे पर्पस दिखाया, आईपीओ मनी रेज करने का पर्पस दिखाया कि मान के चलिए एक्सपेंशन आपने दिखा दिया कि हमें एक एक्सपेंशन करना है और हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, और वो फैक्ट्री की कॉस्ट जो है वहां पे मान के चलिए आप 2,000 करोड़ रुपए आ रही है। देन नेक्स्ट है it has made firm arrangements of finance through verifiable means towards 75% of the stated means of finance for a specified project proposed to be funded from the issue proceeds। अब इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि अगर कंपनी को कोई 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी प्रोजेक्ट है, और उसने जब आईपीओ का प्रोस्पेक्टस इशू किया था तो आईपीओ प्रोस्पेक्टस में यूजेस ऑफ आईपीओ मनी में ये बताया था कि 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, इसलिए मैं आईपीओ से पैसा रेज कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो आईपीओ से आपने पैसा प्रपोज करा है वो उसका केवल 25% ही आप उस प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हो, और बचा हुआ 75% जो है वो आपको प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा कि वो बचा हुआ 75% आप कहाँ से रेज करोगे। या तो इन प्रैक्टिकल लाइफ ये होता क्या है कि बचा हुआ 75% कंपनी के बैंक अकाउंट में पहले से इतना पैसा होता है, कैश में होती है वो कंपनीज, और वो कैश के थ्रू वो 75% को फाइनेंस करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप आईपीओ का 25% ही उन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा सकते हो, रेस्ट ऑफ द 75% शुड बी फंडेड बाय सम अदर सोर्सेज। ऐसी अगर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस की बात करें तो आईपीओ के अंदर आईपीओ मनी को यूज करने के लिए एक बहुत कॉमन टर्म यूज होती है। प्रोस्पेक्टस में कंपनीज लिखती है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी जो है आईपीओ से मनी रेज कर रही है, तो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी 25% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आईपीओ मनी का 25% ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, ठीक है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यू डिलीजेंस, और ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, डिटेल वेरिफिकेशन। तो मर्चेंट बैंकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या काम होता है कि कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करना, ताकि वो जो भी डेटा पॉइंट जो भी जुटाएगी उसको फिर वो ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करेगी,
और ऑफर डॉक्यूमेंट फिर सेबी को दिया जाएगा, आरओसी को दिया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाएगा और इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा, ताकि वो बात जान सके कंपनी के बारे में। तो एक तरीके का कंपनी का नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। Requires a lead manager among other things to exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment. The objective of due diligence is to collect information. यही बताया था मैंने। Helps the lead manager assess the disclosure in the offer document. तो offer document के लिए information जुटाना के लिए due diligence इनको करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है ड्यू डिलिजेंस में? डिस्कशंस विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इशूअर। तो जितनी भी कंपनी की मैनेजमेंट है उससे बात करते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट से मैनेजमेंट गाइडलाइंस लेते हैं, प्रॉस्पेक्ट समझते हैं और प्रीवियसली उन्होंने क्या अचीव करा है, वो सब सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन होता है। रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाएगी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड बोर्ड रेजोल्यूशन। जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी रेजोल्यूशन पास करते हैं उनकी कॉपी, कंपनी के सीए की, कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स। देन कोई भी बहुत बड़े बड़े अगर कंपनी के प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो वो मटेरियल एग्रीमेंट, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, वो तो मर्चेंट बैंकर के साथ ही होता है साइन, और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशूड टू द लीड मैनेजर। और एक है 6 नंबर पे आईपीओ ग्रेडिंग। आईपीओ ग्रेडिंग क्या होती है? कंपनी को आईपीओ लाने से पहले एक अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है कि कंपनी के जो भी पैसा कंपनी के पास जा रहा है वो कितना सेफ है और कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के लिए एक आईपीओ ग्रेडिंग रिपोर्ट दी जाती है और वो उसको ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी की आईपीओ ग्रेडिंग रिपोर्ट क्या है। अगेन ये रेटिंग एजेंसीज करती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देन कम्स द प्रिपरेशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। और कैसे होता है प्रिपरेशन, ये हमने बताया था, ड्यू डिलीजेंस करते हैं, फिर ड्यू डिलीजेंस से जो भी मटेरियल कलेक्ट होता है उसको हम ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं। In order to issue securities, an issuer has to file a draft offer document with the SEBI through the appointed lead merchant banker. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। The disclosures in the draft offer document and the offer document shall contain all material disclosures which are true and adequate to enable the applicants to take an informed investment decision. Informed investment decision का मतलब क्या है कि आपको वो डेटा पॉइंट्स बताने हैं, वो मटेरियल चीज़ें बतानी है जिससे इन्वेस्टर को पता लग जाए कि वो कौन सी कंपनी के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। एक बार ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया तो उसको फाइल करना पड़ता है सेबी के साथ। सेबी को जब हम फाइल करेंगे तो वो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं होता, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, ताकि सेबी अपने कमेंट्स बता सके, कोई नेगेटिव रिमार्क है या फिर वो या तो ग्रीन लाइट देगा या फिर रेड लाइट देगा। ग्रीन लाइट देगा तो आप उसको फाइनल करके आरओसी के साथ फाइल करके आपका काम पूरा। अगर उसने रेड लाइट दी है तो जितनी भी रेक्टिफिकेशन करनी है तो वो रेक्टिफिकेशन करने के बाद दोबारा सेबी से फिर उसको अप्रूव कराना पड़ता है। A lead merchant banker shall submit the following to the SEBI: a certificate confirming that an agreement has been entered into between the issuer and the lead manager, अपना जो उसने ड्यू डिलीजेंस करा होगा वो वाला सर्टिफिकेट, एंड इन केस ऑफ एन इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिवेंचर ट्रस्टी। अब डिवेंचर ट्रस्टी कौन होता है? जब डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट, वो होता है डिवेंचर। तो जब कंपनी कर्जा उठाती है, लोन उठाती है पब्लिक से, तो उस लोन को सिक्योर करने के लिए उसे कोलेटरल्स रखवाने पड़ते हैं। तो वो कोलेटरल्स किसकी कस्टडी में रहते हैं? डिवेंचर ट्रस्टी की कस्टडी में रहेंगे बस। और ये डिवेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो ट्रस्टी बन जाते हैं और उन ट्रस्टी की कस्टडी के अंदर क्या रखे रहते हैं? कोलेटरल्स रखे रहते हैं। द इशूअर शैल ऑल्सो फाइल द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द सेबी स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे इनको पब्लिश कर देते हैं। सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने डिस्कस किया था। फिर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द सेबी एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू द लीड मैनेजर। तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी जाएगा, सेबी पे भी जाता है, और उसके बाद प्रॉम्प्टली आफ्टर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद द आरओसी। तो आरओसी के साथ कौन सा जाता है? प्रॉस्पेक्टस जाएगा। आरओसी के साथ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है पूरा का पूरा। ऑफर डॉक्यूमेंट फिर कन्वर्ट होकर प्रॉस्पेक्टस में हो जाता है, प्रॉस्पेक्टस बोला जाता है। जब फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट को हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, ये समझ लीजिए। लिस्टिंग अप्रूवल्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अब एक बात बताइए, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को इशू कर दी, पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए, तो पब्लिक को अगर वो शेयर्स बेचने होंगे तो वो कहाँ जाएगी? तो वो बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे उनको ईजी रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने शेयर्स को, तभी तो जाके वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग अलाउ होगी। तो कंपनी को आईपीओ लाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हमारे शेयर्स आ रहे हैं पब्लिक में और हम चाहते हैं कि हमारे शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जा सके, इसलिए ग्रांट अस दैट परमिशन।
तो उसके लिए लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज से। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी मेड पब्लिक, और सेबी अपनी वेबसाइट के थ्रू, सेबी स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट के थ्रू और वो पब्लिकली उसको अवेलेबल कर देते हैं। फिर पब्लिक उससे पढ़ के उसमें कुछ मिस्टेक्स अगर हैं तो वो भी बता सकती है, और सेबी और स्टॉक एक्सचेंज सुओ मोटो वो भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द सेबी शैल बी मेड टू द पब्लिक फॉर कमेंट्स, ठीक है, बाय होस्टिंग इट ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। द इश्यूअर एंड द लीड मैनेजर शैल एंश्योर दैट द ऑफर डॉक्यूमेंट आर होस्टेड ऑन द वेबसाइट. The lead manager and the stock exchange shall provide copies of the offer document to the public as and when requested, and also they may charge a reasonable sum for providing the copy of the same. तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये नहीं मिलेगी, प्रिंटिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, जो भी इन्वेस्टर होगा उसको प्रिंटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग क्लोजिंग एंड लिस्टिंग ऑफ एन इशू, तो देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी बहुत मैटर करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पब्लिक के लिए ऑफर खुला रहता है काफ़ी टाइम तक, तो केवल मिनिमम 3 डेज के लिए पब्लिक ऑफर खुलता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 डेज। तो 3 डेज से 10 डेज के बीच में ऑफर खुलता है, और ज़्यादातर 99% ऑफर जो है वो 3 दिन के लिए खुलते हैं। 3 दिन के अंदर ऑफर पूरा भर जाता है, पब्लिक पूरा बाय कर लेती है जितना करना होता है, और 3 दिन के बाद जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक दिन की बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अ पब्लिक इशू में बी ओपन विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो वंस द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हैज बीन फाइल्ड विद द सेबी, और सेबी ने ग्रीन लाइट दे दी, तो सेबी के ग्रीन लाइट देने के 12 महीने के अंदर पब्लिक इशू कंपनी जो है लॉन्च कर सकती है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एन इशू शैल बी ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द रेड ऑरेंज प्रोस्पेक्टस, एंड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर शैल बी कैप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डे, नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज, है ना, 3 से 10 दिन के बीच। द इश्यूअर हैज टू लिस्ट द सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग विद इन 6 डेज। तो जब एक मान के चलिए कि 3 दिन बाद इशू जो है वो क्लोज हो गया, उसके 6 वर्किंग डेज के अंदर इनको जो है सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना पड़ता है। और एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज लिस्ट हो गई तो वहां पे ट्रेडिंग परमिशन स्टार्ट हो जाएगी, और ट्रेडिंग अगर वहां पे स्टार्ट हो गई तो बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स में चलती रहेगी, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर इन नेक्स्ट वीडियो. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.